आज अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए मतलब देश को चलाने के लिए, सारे कार्य करने के लिए देश को यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, लेकिन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब हमारे भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। अंडरलाइन करोगे इसे, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब अलग अलग भाषाएं पूरे भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है और जहाँ पर इनकी भाषाएं भी अलग अलग है, तो भाषाओं के आधार पर ही उन्हें राज्यों का निर्माण किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अब हमारे मैप में देखो, ये हमारे भारत का मैप है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब पूरे भारत इतना बड़ा देश है, अब राष्ट्रपति तो सब जगह कार्य कर नहीं सकते या प्रधानमंत्री सब जगह कर नहीं सकता है, तो पूरे भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा है। अब राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री अकेला तो सारा काम नहीं कर सकता है, तो इसीलिए पूरे राज्य को अलग अलग जिलों में बांटा जाता है, ताकि जो भी शासन से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे आसानी से पूरे किए जा सकें और पूरे देश में व्यवस्था बनाए रखी जा सके। अब हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। अब हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं तट है, कहीं द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं। फिर है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में, मतलब हिमाद्री से नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? मध्य हिमालय की। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। 5 पहाड़ों, फिर उसके बाद में आएगी शिवालिक की पहाड़ी, जो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब आप मैप में देखेंगे कि इसमें हिमालय कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर का जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाएगा? हिमालय कहलाता है। ये पूरा ही बर्फ़ से ढका हुआ है और इसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर दूसरी मध्य हिमालय और उसके नीचे फिर दक्षिण में क्या होगी? शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है। अब शिवालिक की पहाड़ी के नीचे ये जो पूरा मैदान है उत्तर का मैदान कहलाएगा। ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा? उत्तर का मैदान कहलाएगा। तो हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तर का मैदान। ये मैदान समतल और सपाट है, एकदम जमीन वाला भाग है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहकर निकलती है, जैसे ये गंगा है, यमुना है, चेनाब है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये सारी नदियाँ यहाँ से बहकर निकलती है और जब ये नदियाँ ऊपर हिमालय से बहकर आती है तो ये अपने साथ पहाड़ों को तोड़ते हुए आती है, तो अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर ये सब बहाकर लेके आती है। और जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो यहाँ बहुत अच्छी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये मिट्टी कृषि के लिए ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए जहाँ पर ज़मीन अच्छी होती है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या ज़्यादा होगी, है ना। तो ये था हमारे भारत का उत्तर का मैदान। अब थोड़ा उत्तर के मैदान का पढ़ लेते हैं किताब में। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, जो हमने अभी मैप में देखा था। ये मैदान समतल तथा सपाट होते हैं, यहाँ जमीन वाला भाग होता है इसीलिए। और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र
तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। और इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है? नदियाँ अपने साथ बहाकर जो मिट्टी बहाकर लेके आती है, उससे इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इसी कारण ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं और इसी कारण यहाँ पर इन मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर है भारत का मरुस्थल। यह भी मैप में देखोगे आप, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। आप किताब में भी ध्यान दोगे, किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको मैप में बता रही हूँ। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में, भारत का पश्चिमी भाग ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल मतलब बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, यह स्थित है। यहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए शुष्क है, पेड़ पौधे कम हैं, गर्म है और यहाँ पर रेतीला भाग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मिट्टी बहुत है। आ गया समझ में? यहाँ वनस्पति की मात्रा भी बहुत है। अब पानी भी नहीं है, गर्मी है, तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं ज़्यादा? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम या वनस्पति भी बहुत ही कम पाई जाती है। फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में, अब ये उत्तर का मैदान हो गया, अब उत्तर के मैदान का दक्षिणी भाग नीचे ही आएगा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ना, ये क्या है? पठार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अभी देखो नीचे से पूरा त्रिभुज की आकृति का है ना, तो ये पूरा क्या भाग कहलाएगा? त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। अब ये कहीं पर ऊपर है तो कहीं पर नीचे है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित है। अब यहाँ पर ये देखो, ये सतपुड़ा की श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है, इधर अरावली श्रेणी है, तो कई तरह श्रेणियाँ यहाँ पर और घाटियाँ पाई जाती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अब इसके ये उत्तर और ये पश्चिम, ये बीच वाले एरिया में ये क्या, कौन सी श्रृंखला है? अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। अब ये अभी मैंने बताया था, विंध्य पर्वत की श्रृंखला, ये सतपुड़ा की श्रृंखला। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है और यहीं से ये सतपुड़ा की श्रेणी से और विंध्य श्रेणी से निकलकर कौन सी नदी बहती है? तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली और ये इस तरफ यहाँ से निकलती है और यहाँ से बहती बहती अरब सागर में मिल जाती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, अब ये देखो ये अरब सागर है, तो सागर के जो किनारा होता है उसे क्या कहेंगे? तट कहते हैं। तो ये उत्तर नहीं, पश्चिम में क्या है? पश्चिमी तट कहेंगे इसको। तो इस पठार, ये पूरा पठार है, इस पठार के पश्चिम में क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट कहलाएगा। और पूरब वाला घाट क्या कहलाएगा? ये पूर्वी घाट है। ये दिया हुआ ना, ये देखो पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, है ना। ये वाला घाट पूर्वी और ये वाला पश्चिमी, नहीं ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। अब यहाँ पर क्या है? ये एक समान रूप से फैला हुआ है। यहाँ पर भी पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे भी पर्वत श्रृंखलाएं, छोटे छोटे पहाड़ है। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है। अब यहाँ पर ये पूर्वी घाट देखो, ये पूर्वी घाट है, ये यहाँ पे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। टूटा क्यों है? क्योंकि यहाँ से जब ये गोदावरी नदी, ये बड़ी बड़ी नदियाँ जब यहाँ बहकर आती है ना, तो इन्होंने पहाड़ों को काट दिया है और आकर इस कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये महानदी है, ये भी बहुत बड़ी नदी है। तो इस तरीके से इन नदियों की नदियाँ जब बहकर आती है तो इन्होंने इन पहाड़ों को काट दिया है, जिसके कारण ये नदियाँ कहीं पहाड़, ये पूर्वी घाट कहीं कहीं टूटा हुआ है। इन पठारों में खनिजों, अब जो ये पठार है, ये सारे पठार हैं, तो इन पठारों में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है, जैसे कोयला है, लौह अयस्क, ये सब।
पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अब ये देखो, ये पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट में ये तटीय मैदान है, ये पूरा मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ पहाड़ है और ये मैदान है और ये इनका तट है, ठीक है। पूर्वी घाट में भी है ये मैदान, ठीक है। तो इनको पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, और इधर पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। लिखा हुआ ना तटीय क्षेत्र, यहाँ पे भी तटीय क्षेत्र, तो ये मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, मतलब यहाँ पर इन मैदानों की चौड़ाई थोड़ी कम है, संकरे है। और ये जो पूर्वी मैदान है, तटीय मैदान है, ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, अब यहाँ पर पूरब की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। अब जब ये नदियाँ बहकर आती है तो यहाँ पर ये क्या करती है, जहाँ से ये नदी बंगाल खाड़ी में गिर रही है वहाँ पर ये क्या करती है, डेल्टा बनाती है। ये यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, ये यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहानों पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है, ठीक है बच्चों। अब चलो इसके आगे अब थोड़ा सा ही रह गया है। अब है भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे भारत में पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है और पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये पूरे यहाँ पे पूरा महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, अरब सागर है। लेकिन ये क्या करते हैं, इन समुद्र में कुछ जीव पाए जाते हैं। जब वो जीव मर जाते हैं अंदर ही अंदर, तो मरते मरते इकट्ठे होते होते एक पहाड़ का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हम यहाँ पर लोग रहते भी हैं उन पहाड़ों पर, तो वो उनसे इनका निर्माण हुआ और जो हमें क्या कहलाएगा, लक्षद्वीप समूह। और यहाँ पर भी यही स्थिति है, ये एक चैन के जैसा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से। चलो आगे पढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानिए, प्राप्त कीजिए, जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल, अब ये सागर है ना, इनमें कई बार चक्रवात भी आते हैं, तूफान आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुनामी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।